आज हम प्रागैतिहासिक काल, पाषाण संस्कृति का अध्ययन करेंगे। अतीत में मानव के क्रियाकलापों को इतिहास की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन क्या ये मानना जो आधुनिक मानव है, वर्तमान का जो मानव है, उसमें और अतीत के मानव में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापों में विभिन्नताएं हैं, भिन्नताएं हैं, अंतर है। स्वाभाविक है कि आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले मानव जो पृथ्वी पर निवास करता था, रहता था, उसके क्रियाकलापों में निश्चित ही अंतर था। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है कि मानव के क्रियाकलापों को इतिहास कहा जाता है, ये तो ठीक है। लेकिन जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इतिहास को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो इतिहास और एक प्रागैतिहास। अब इतिहास और प्रागैतिहास क्या है? इतिहास की श्रेणी में उन्हें रखा जाता है कि जब मानव का उद्भव के बाद, जब तक मानव ने लिपि का ज्ञान नहीं हुआ, जब तक वह पढ़ना लिखना नहीं सीखा, जब उसने पढ़ना लिखना यानी लिपि का ज्ञान हो गया, तो लिपि के ज्ञान से वर्तमान तक, लिपि ज्ञान से वर्तमान तक का जो टाइम पीरियड है, लिपि ज्ञान यानी पढ़ने लिखने, लिपि ज्ञान से वर्तमान तक का जो टाइम है, समय है, उसे इतिहास की श्रेणी में रखा जाता है। और लिपि ज्ञान से पूर्व का जो समय था, जिसमें मानव ने सर्वाधिक टाइम में अपना समय व्यतीत किया, लाखों वर्ष तक वह लिपि के बारे में नहीं जानता था। मनुष्य का या मानव का सर्वाधिक समय इसी प्रागैतिहास में गुजरा, यानी लिपि ज्ञान से पूर्व का समय, पढ़ने लिखने से पूर्व का समय, लिपि ज्ञान से पूर्व का समय, पूर्व का समय। और इस समय में मानव सामान्यतः पाषाणों का प्रयोग करता था। सर्वाधिक जो उसके उपकरण हैं, औजार हैं, बर्तन हैं, निवास है, उसका वह सामान्यतः पत्थरों पर, पाषाणों पर। प्राक इतिहास, प्रागैतिहास, प्राक का मतलब पाषाण। तो जो लिपि ज्ञान से पूर्व तक का मानव था, उसे सामान्यतः प्रागैतिहासिक मानव के रूप में, पाषाणकालीन युग के रूप में, प्रागैतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। तो इतिहास को दो भागों में डिवाइड किया है, मानव के संपूर्ण इतिहास को दो भागों में बांटा जाता है। इतिहास में तो वह है जो लिपि ज्ञान से पूर्व के बाद, जब तक लिपि ज्ञान नहीं हुआ, लिपि ज्ञान हो गया, पढ़ना लिखना सीख गया, वहां से लेकर वर्तमान तक का टाइम है, उसे इतिहास की श्रेणी में। और लिपि ज्ञान से पूर्व का समय प्रागैतिहास। एक सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है ना। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता की अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता, सरस्वती सभ्यता है, वहाँ
जो उत्खनन में हमें जो पुरावशेष मिले हैं उनसे उनके लिपि ज्ञान यानी वे पढ़े लिखे थे, लेकिन अभी तक हम सिंधु सरस्वती सभ्यता की लिपि को पढ़ नहीं पाए, अध्ययन नहीं कर पाए। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पीरियड को आद्य इतिहास के रूप में पढ़ा जाता है या उसकी श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, प्रागैतिहास और इतिहास की श्रेणी में। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पढ़े लिखे थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पढ़े लिखे थे, लिपि का ज्ञान था, उन्होंने लिपि का आविष्कार कर लिया, लेकिन अभी तक हम उस लिपि का अध्ययन नहीं कर पाए। और जिन लिपि का अध्ययन नहीं कर पाए तो उसको आद्य इतिहास की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतिहास के लिए यानी आधुनिक इतिहास या इतिहास के लिए जब आधुनिक रूप में हम इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं तो उसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों का उपयोग लिया जाता है, तो वह इतिहास है। प्रागैतिहास में साहित्यिक स्रोत लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो उनमें सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही, पुराअवशेषों के आधार पर ही, पुरातत्व के आधार पर ही इतिहास का पुनर्निर्माण किया जाता है, वह प्रागैतिहास है। तो मानव का सर्वाधिक समय प्रागैतिहासिक काल में बीता। जब मानव प्रागैतिहासिक काल में प्राकृतिक आवासों में निवास करता था, किसी नदियों के, पर्वतों के, पहाड़ों पर, झरनों में, झीलों के आसपास, प्रारंभिक समय में मानव का निवास कहाँ था? मानव का निवास उन प्राकृतिक आवासों में था, ठीक है ना, प्राकृतिक आवास, ठीक है ना। प्राकृतिक आवास में जो गुफाएं हैं उनमें निवास करता था प्राकृतिक जो, तो उन गुफाओं को जहाँ वह निवास करता था उन्हें शैलाश्रय के नाम से जाना जाता है। इन शैलाश्रयों की धीरे धीरे हमारे विद्वानों ने खोज की, उनका उत्खनन किया परदर, वहाँ से हमें बहुत सारी जानकारी मिली। उन मानव के उपकरणों के आधार पर जो हमें उनके पाषाण उपकरण मिले हैं, हड्डियाँ हैं, औजार जो मिले हैं, उनके आधार पर हमारे इतिहासकारों ने प्रागैतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया है, 3 भागों में विभाजित किया है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल में मानव का सर्वाधिक समय व्यतीत हुआ, पूरा पाषाण काल में। एक मिनट सर, रोकना, मक्खी परेशान कर रही है। प्रागैतिहासिक काल में मानव का सर्वाधिक समय व्यतीत हुआ। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मानव का सर्वाधिक समय इसी काल में व्यतीत हुआ। भारत में जो पूरा पाषाण काल के या प्राचीन मानव के जो अवशेष मिले हैं वह शिवालिका की पहाड़ियों में मिले हैं, सोन नदी घाटी क्षेत्र में। शिवालिक पहाड़ियों में मानव के भारत में प्राचीन काल में जो सर्वाधिक पुराने प्राचीन जो भारत के मानव के अवशेष हैं उपकरण के, तो शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। सर्वाधिक समय इसी में 20 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व ये अवशेष प्राप्त हुए हैं, पुराने हैं। 20 लाख वर्ष पूर्व सोन नदी घाटी क्षेत्र में मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण काल में जो मानव के उपकरण मिले हैं
वो सामान्यतः उपकरण कम और पाषाण अधिक नजर आते हैं, वो सुगढ़ नहीं है। इसी प्रकार से जो प्राकृतिक हमें कुछ पत्थर वगैरह मिलते हैं वैसी प्रकार के, इस प्रकार के उनके उपकरण होते थे, जैसे ऐसे इस प्रकार के। उन्हें एक तरफ देखने पर तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं उपकरण है ही नहीं, ठीक है ना। इस प्रकार के उपकरण सामान्यतः वो पूरा पाषाण काल के हैं। पूरा पाषाण काल का समय बहुत अधिक होने के कारण इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। तो इनको भी सामान्यतः 3 भागों में डिवाइड कर रखा है पाषाण काल को, निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल। सबसे पुराना जो समय है वह निम्न है, ठीक है, फिर मध्य और फिर उच्च। उसके बाद सामान्यतः दूसरा जो पाषाण काल के मानव का प्रागैतिहासिक काल है उसमें आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की जब हम बात करते हैं तो ये 20,000 वर्ष पुरानी बात है। 20,000 वर्ष पुरानी बात कर रहे हैं हम, जब मानव ने एक के बाद एक कुछ पूरा पाषाण काल के बाद उसके उपकरणों में परिवर्तन आए, जो उसके औजार, अस्त्र शस्त्र जो भी वो काम में ले रहा था उसमें सूक्ष्मता आ गई, लघु हो गए, लघु उपकरण हो गए। लघु उपकरण होने के कारण क्या कहलाए? लघु उपकरण होने के कारण इन्हें सूक्ष्म, ठीक है ना, छोटे छोटे सूक्ष्म उपकरण हो गए। लघु उपकरण सूक्ष्म उपकरण हो गए। जैसे अभी हमने देखा कि किसी प्रकार इस प्रकार का पूरा पाषाण काल में इस प्रकार का उपकरण था, उसको उसने काट के कुछ छोटे बना लिए, ऐसे बना लिए। सपोज मान लीजिए इसको दूसरी जगह से ऐसे काट के उसको इस प्रकार के छेनी जैसे बन गए, तीखे हो गए, ब्लेड जैसे नजर आने लगे ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार के उन्होंने छोटे छोटे उपकरण बना लिए। तो ये माइक्रोलिथिक टूल्स के उपकरण हो गए इस प्रकार के। तो सबसे मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता जो उपकरणों की है वह छोटे माइक्रो टूल्स है, छोटे छोटे सूक्ष्म उपकरण हो गए, ठीक है ना। तो उपकरण छोटे हो गए, सबसे पहली बात तो ये है। तो वो इस कारण वह सामान्य पूरा पाषाण काल से अलग हो जाता है, मध्य पाषाण काल की श्रेणी में आ जाता है। और इस समय तक मानव खाद्य संग्राहक आखेटक के रूप में था। वे प्राकृतिक रूप से अनाज कृषि करना का कार्य नहीं प्रारंभ किया था उसने। एक बात, वह नदियों के किनारे, झीलों के किनारे जाकर गोल घास फूस की झोंपड़ी बनाकर रहना सीख गया। यहाँ से मानव के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आने लगे। आग के आविष्कार होने से अब वह अपना भोजन भी पकाकर खाने लगा। मिट्टी के बर्तन बनाना भी वह सीख गया और मिट्टी के मृद पात्र बनाना प्रारंभ कर दिया। साथ ही मध्य पाषाण काल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वह कृषि की ओर अग्रसर हुआ। एक के बाद एक वह कृषि की ओर अग्रसर हुआ और सामान्यतः खाद्य सामग्री को वह इकट्ठी करने लगा, संरक्षित करने लगा, भंडारण करने लगा। और इस समय के जो सामान्यतः उपकरण हैं वो महत्वपूर्ण है। उन उपकरणों में मानव के द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली जो वस्तु थी, उपकरण थे, उनमें मध्य पाषाण काल में छोटे उपकरण थे जो सामान्यतः सूक्ष्म उपकरण 1 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर के बीच के उपकरण थे। उनके से 5 सेंटीमीटर के बीच उपकरण थे। इसके बाद आता है नव पाषाण काल। तीसरा है नव पाषाण काल।
नवपाषाण काल। नवपाषाण काल मानव के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था, क्रांति की अवस्था थी, संक्रांति की अवस्था थी। इसमें मनुष्य ने बहुत कुछ आधुनिकता के उनमें गुण आगे देखने को मिलते हैं संस्कृति के। तो नवपाषाण काल जो है, इसमें आप मध्य पाषाण काल में देखा है कि वह खेती की ओर अग्रसर हुआ, ठीक है ना, कृषि पशुपालन की ओर अग्रसर हुआ। पशुपालन नहीं, ये सोचने लगा पशुपालन की, कृषि के बारे में, लेकिन अभी वह कृषि करना प्रारंभ नहीं किया, लेकिन उसे ये समझ में आने लगा कृषि करनी चाहिए। यहाँ झोंपड़ी बनाना सीख गया, लेकिन अभी उसका निवास स्थायी नहीं हुआ। यहाँ आने पर, नवपाषाण में आने पर उसने सबसे पहला जो प्रभाव देखा जाता है उसके ऊपर, या परिणाम देखते हैं, तो उसमें सबसे पहला है कि उसका निवास है वह स्थायी हो गया, निवास स्थायी हो गया। अब एक स्थान पर निवास करने लगा। एक स्थान पर निवास करने का कारण क्या था कि कृषि कार्य करना सीख गया वह। अब वह खेती करना सीख गया, कृषि कार्य, पशुपालन शुरू कर दिया उसने, पशुपालन प्रारंभ हो गया, ठीक है। वो मिट्टी की झोंपड़ी बनाकर रहने लगा। घास फूस की झोंपड़ी थी, यहाँ गोल झोंपड़ी मध्य काल में सीख गया वो। अब उसके ऊपर मिट्टी लगाना सीख गया वह, ठीक है ना। तो कृषि है, पशुपालन है, धार्मिक आस्थाएं, धार्मिक विश्वास इस काल में स्थापित हो गए। धार्मिक विश्वास प्राप्त कर लिए यहाँ पर उसने, ठीक है ना। पशुपालनों के साथ कुत्ते को, धार्मिक विश्वास में जो पशुपालन, उसके द्वारा कुत्ता सबसे पहला पाला गया, मनुष्य द्वारा जानवर था, ठीक है ना। तो उसने धार्मिक विश्वास में हमें मनुष्य की मृत्यु के बाद उसको दफनाया जाने लगा, उसकी अंतिम क्रियाएं की जाने लगी। मनुष्य मानव के साथ उसका कुत्ते को भी साथ में दफनाया जाता था, इसके भी उल्लेख मिले हैं। बहुत सारे उसके बर्तन भी उसके साथ, अस्त्र शस्त्र भी। तो इस प्रकार नवपाषाण काल में जाकर मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया, पशुपालन सीख गया, उसका निवास स्थायी हो गया। भोजन आपने पहले ही पढ़ लिया, मध्य पाषाण काल में वह पकाकर सीख गया। तो इस प्रकार से उसने एक के बाद एक उसमें धार्मिक विश्वास स्थापित हो गए। और आर्थिक और इसमें उपकरणों में भी, अब जैसे कृषि कार्य शुरू करने सीख गया तो इसके उपकरण भी कृषि उपयोगी हो गए। उपकरण कैसे हो गए? कृषि कार्य करता था तो कृषि कार्य में उसके लिए जो उपकरण काम में आते हैं वो उपकरण उसके मुख्य उपकरण हो गए, ठीक है ना। तो उपकरण में जैसे हथौड़ा है, कुल्हाड़ी है, कृषि कार्य में कुल्हाड़ी, ठीक है, छिद्रित व्रत, छिद्रित व्रत, ठीक है, हथौड़ा, बैशूला, ठीक है ना। तो ये वह सामान्यतः उसके उपकरण हो गए। और एक के बाद एक धार्मिक विश्वास शुरू होने से क्या हो गया, अब यहाँ से मानव का सांस्कृतिक विकास शुरू होता है। सांस्कृतिक विकास की कहानी शुरू होती है। यहाँ से एक के बाद उसके आस्था और विश्वास बनने प्रारंभ हो गए। तो ये नवपाषाण काल, नवपाषाण काल से मानव की स्थिति आधुनिक मानव, जिसे होमो सैपियंस मानव के रूप में जाने लगा। आधुनिक मानव इस पाषाण काल में ही हमें एक और चीज देखने को मिलती है, वो शैल कला है। शैल कला, शैल कला एक महत्वपूर्ण आदि मानव प्राचीन काल में, अतीत में, आदि काल में उन जिन प्राकृतिक आवासों में रहता था वे शैलाश्रय कहलाते थे। और उन शैलाश्रयों में जहाँ वह प्राकृतिक वो आवास थे, नदियों के किनारे, झीलों के किनारे, पहाड़ों में, गुफाओं में, जहाँ कहीं वो रहता था, उन स्थानों में जिस उस मानव ने अपने मनोभावों को उन गुफाओं की भित्तियों पर, छतों पर अंकित किया, चित्र बनाए, उन चित्रों को शैल चित्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? शैल चित्र के नाम से जाना जाता है। और वह शैल चित्र इतिहास
के पुनर्निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उससे मानव के इतिहास की कहानी का पता चलता है कि मानव क्या करता था, तत्कालीन परिस्थितियाँ क्या थी। तो उन शैल चित्रों में जो हमारे राजस्थान, पूरे भारत में इन शैल चित्र या शैल कलाओं का, शैलाश्रयों का उल्लेख मिलता है। हिमालय के कुमाऊं हिमालय से लेकर दक्षिण में केरल तक और उधर पाकिस्तान से लेकर उड़ीसा तक के क्षेत्र में, पूरे भारत में, विस्तृत भारत में कहते हैं, वहाँ पर हमें इन शैल कलाओं या शैल आश्रयों का जानकारी मिलती है और वहाँ से बने चित्र हैं शैल चित्र जो इतिहास के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान विश्व प्रसिद्ध जो शैलाश्रय हैं, ठीक है ना, शैलाश्रय जो विश्व प्रसिद्ध है जहाँ पर शैल चित्रकला है वह है सामान्यतः मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का शैल कला के लिए विश्व प्रसिद्ध? मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र शैल चित्रकला का कौन सा क्षेत्र? भीमबेटका, भीमबेटका विश्व विख्यात शैल चित्रकला या शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में जो शैलाश्रय उपलब्ध हुए हैं, ठीक है ना, वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, चंबल नदी घाटी, चंबल नदी घाटी, चंबल नदी घाटी, कोटा, बूंदी, जयपुर में विराटनगर, जयपुर, अलवर में हारशोरा, ठीक है ना। इन क्षेत्रों से हमें राजस्थान में शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं और इनसे हमें शैल चित्रकला की जानकारी मिलती है। ये भीमबेटका विश्व प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में पंचमंडी भी महत्वपूर्ण है। पंचमंडी जो है वह क्षेत्र भी इन शैलाश्रयों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन भीमबेटका विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो इन शैल जो कला है, शैल चित्रकला है, शैल कला है, उनमें बहुत सारे हमें उपकरण मिले हैं, चित्रकारी मिली है। इन चित्र से हमें तत्कालीन मानव के जीवन की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है कि उसका जीवन वह कैसे निर्वाह करता था। अधिकांशतः जो चित्र हैं वो रेखीय चित्र हैं, जैसे इस प्रकार के चित्र हैं, इस प्रकार के, ये रेखाओं पर आधारित है। इसको ग्रुप में है बहुत सारे चित्र ऐसे, ठीक है ना। बाद में इसको दौड़ते हुए भी दिखा दिया गया ऐसे, इसको ऐसे करके इसके हाथ में अस्त्र शस्त्र दे दिए गए ऐसे, लोडा लगा दिया गया इस पर, ठीक है ना, ये ऐसे, ठीक है ना। पशुओं के चित्र हैं जिसको वह शिकार करते हुए, आंखें करते हुए दिखाया गया है। तो इस प्रकार के चित्रों की जानकारी हमें उस समय के मानव के जीवन से संबंधित जो घटनाएं थी इन शैल कलाओं, शैल जो कला है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। और सामान्यतः इन जो चित्रकलाएं हैं उन चित्रों में उन्होंने रंग भी भरे हैं और उन रंगों का जो कलर है, उन चित्रों का जो कलर है, रंग है, वो सामान्यतः लाल और गेरुए कलर के हैं। लाल और गेरुए कलर का प्रयोग किया है। साथ ही जो शैल कला है, शैलाश्रय है, शैल चित्रकला है, इनका भारत में ही नहीं विश्व के विभिन्न देशों में इनका अध्ययन किया जा रहा है। मानव विकास की कहानी को और दूर पीछे तक ले जाया जा रहा है कि मानव का उदय कब से कहाँ से हुआ है, उसके बारे में भारत में नहीं विश्व के 22 देशों में इसके शोध कार्य चल रहे हैं, जिससे हमें शैल आदि मानव के, प्राचीन मानव के, पाषाणकालीन मानव की जानकारी अधिक से। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे संगठन भी इस पर कार्य कर रहे हैं
शैल चित्रकला पर। तो इस प्रकार से हम देखें तो एक शैल चित्रकला से संबंधित शैल कला क्या है, उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। अजंता की विश्व प्रसिद्ध गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, उसके भित्ति चित्र तो आज भी बहुत विश्वसनीय विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए हुए हैं। तो ये शैल कला हो गया। तो इस प्रकार से आज ये पाषाणकालीन मानव का अध्ययन किया हमने इसमें, कल हम इससे आगे करेंगे।